नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा वीकेंड स्पेशल में, जिसमें हम मार्केट पे चर्चा करते हैं और पूरे हफ्ते में जो टॉप ऑफ द माइंड आपके सवाल हैं, जो आगे जवाब चाहिए आपको, उन सब पे चर्चा होती है। तो इस खास प्रोग्राम में हम जिन 4 विषयों पे बातचीत करने वाले हैं वो सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं, जिसको हम ऑन द शो कहते हैं कि शो में बात क्या करेंगे। तो एक जो इस हफ्ते का सबसे बड़ा हाईलाइटर है, जो जिस पे सब लोग बात करें, सारी हेडलाइंस थी, वो था अदानी ग्रुप। इस अदानी ग्रुप में 2 घटनाएं हुई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जिसके 6 सदस्य हैं, इंक्लूडिंग रिटायर्ड चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज, जो 2 महीने में अपनी एक रिपोर्ट देंगे इस ग्रुप से संबंधित तमाम मसलों पर जो चल रहे थे। दूसरी घटना ये हुई है कि एक बड़े फंड ने 15,000 करोड़ की बाइंग की है अदानी ग्रुप के शेयर्स में। तो इससे क्या बाजार को एक राहत मिली या क्या हुआ, बाजार क्यों इसको पॉजिटिव ले रहा था, इन सब पे बातचीत करेंगे। दूसरा विषय ये है कि जो शुक्रवार को एक ज़बरदस्त रैली मार्केट में आई, ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है या एक धोखा है, छलावा हो सकता है, क्योंकि सेंटिमेंट सुधर गए तो पूरे हफ्ते तो बड़ा डाउन था, लेकिन अचानक से तेज़ी क्यों आई। तीसरा जो एक और बड़ा मुद्दा जिसकी वजह से पिछले 4 दिनों, मतलब शुक्रवार से पहले की जो स्थिति थी वो थी कि फेड को लेकर के, अमेरिका को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न फैला हुआ है कि रेट कितने बढ़ेंगे तो कब रुकेंगे, कोई कह रहा घटना शुरू होगा, कोई कह रहा नहीं अभी तो चलता ही रहेगा, तरह तरह की इसमें सवाल है। तो वो एक कन्फ्यूज़न पे हम लोग बातचीत करेंगे। इसके बाद जब हम दूसरे सेगमेंट में आएंगे तो 2 विषय हम सामने रखना चाहते हैं। एक, रियल एस्टेट से रिलेटेड 2-3 रिपोर्ट्स आई हैं, तो क्या रियल एस्टेट में अभी भी दमखम बाकी है या थोड़ी सी नरमी शुरू हो गई है। और दूसरा विषय है कि अगले 6 महीने के लिए आप लोग क्या सेक्टर्स देखना चाहते हैं, किसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, क्योंकि मार्केट तो काफ़ी करेक्ट हुआ ही है। तो जो हमारे मेहमान हैं वो क्या पढ़ लिख रहे हैं और कहाँ मौके देख रहे हैं, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपको परिचय करा दूं, सब हमारे पुराने हमारे मित्र लोग हैं, लेकिन औपचारिक परिचय बहुत ज़रूरी है। सुनील सुब्रमण्यम सर हमारे साथ हैं, MD एंड CEO सुंदरम म्यूचुअल फंड के। अभय अग्रवाल जी हैं, पाइपर सरिका के फाउंडर और CIO हैं। इसके साथ ही सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, जानेमान मार्केट एक्सपर्ट हैं, और पंकज जैन जी हैं, डायरेक्टर SW कैपिटल के। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है, और होली की एडवांस 2 बार बधाइयाँ। जो लोग मुंबई में रहते हैं उनके लिए भी, और जो लोग रेस्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं उनके लिए भी डबल बधाइयाँ। 2 दिन के लिए मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे रहा हूँ। तो एक एक टॉपिक लेते हैं हम लोग। पहले ये अदानी ग्रुप वाले पे हम लोग बातचीत कर जाते हैं। अभी जी अदानी ग्रुप में 2 जो घटनाएं हुई हैं, क्या इससे बाजार को बड़ी राहत मिली कि चलो एक क्लैरिटी आ गई कि आप इसमें हो क्या रहा है? हाँ, आई थिंक एक बड़ा जो लॉट था एक मार्केट में ये था कि प्रेशर है फैमिली ग्रुप पे कि लिक्विडिटी क्रिएट करें, बैंक्स का भी प्रेशर था। तो इतनी बड़ी डील हुई, उससे डेफिनेटली मार्केट में एक रिस्पाइट तो है, क्योंकि अनसर्टेनिटी का इतना माहौल जब हो जाता है कि लोग सोचने लगते हैं अभी क्या होगा, ये क्या कोई बायर ही नहीं बचेगा, इसका क्या बॉटम बनेगा। और स्टॉक्स भी देखा हमने, काफ़ी वॉलेटाइल थे। और इतनी वॉलेटिलिटी होती है तो इन्वेस्टर्स वैसे ही, छोटा या बड़ा हो, वैसे ही घबराता, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो जब ये बड़ा लॉट क्लियर हुआ कल, तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को और मार्केट को जनरली एक कॉन्फिडेंस आया कि हो सकता है एक बॉटम बन गया है, और उसके बाद अब ये साइडवेज जो भी है चलता रहेगा, यहाँ से ये डिटीरिएट नहीं होगी सिचुएशन, और यहीं तक सीमित रहेगी। तो मुझे लगता है कि एक डेफिनेटली टेक्निकली अगर मैं कहूँ, मार्केट को एक डेफिनेटली एक सांस लेने का मौका मिला कि चलो कुछ हुआ ऐसा। और अब उम्मीद ये करेंगे कि धीरे धीरे डीलेवरेजिंग की अनाउंसमेंट आए और धीरे धीरे ग्रुप अपना जो बैलेंस शीट है रिपेयर करके और वापस नॉर्मल ग्रोथ कर्व पे आ सके। तो मुझे लगता है डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूड बना है उसको लेके। हाँ, क्योंकि दो बड़े कंसर्न थे उसमें से कि भाई फंड नहीं रेस कर पा रहे हैं, बॉन्ड की कैसे चुकाएंगे, ऑब्लिगेशंस बहुत सारे आ रहे हैं। तो उसमें चूंकि फंड भी आ गया है अब, बिल्कुल, और भले ही लोग ये कह रहे हो कि बहुत नीचे प्राइस पे बेच दिए, FPO तो कितने ऊपर पे ला रहे थे। हाँ। ये सारी बातें हैं, ठीक है, वो सब डिटेलिंग बाद में होती रहेगी, लेकिन एक बायर आया सामने। बिल्कुल, फंड की इमीडिएट जो है सुविधा मिली इनको। बिल्कुल और वो काफ़ी, मैं कहूँगा पॉजिटिव है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट में जहाँ पे आप इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि हाँ ये सब ठीक है, और उस पर प्रमोटर ने आके कहा कि अच्छा मैं लोअर प्राइस पे, मैं ग्रीडी नहीं रहूँगा, लोअर प्राइस से भी चलो जो भी है मैं दिखाऊंगा कि मैं कैश मैंने रेस कर लिया है, मेरी एबिलिटी है कि मैं अपनी ऑब्लिगेशंस मीट कर सकूं। सो
एज अ मार्केट, मैं कंपनी पे या ग्रुप पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट मैं कहूँगा ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है कि एक बड़ा इन्वेस्टर आया, उसने आपको टेक आउट किया, आपको कैश दिया जिससे आप अपने ऑब्लिगेशंस मीट कर सके, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील सर, बाजार के दो ही कंसर्न थे इस पे अब अडानी ग्रुप पे कि एक तो ये कि भाई जांच नहीं हो रही है, पता नहीं चल रहा है, तो अब तो प्रॉपर एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है। अब वो कमेटी अपना जांच करेगी, जैसे कि हम लोग करेंगे ग्रुप में क्या है, कंपनीज में क्या है, कैसे क्या है, वो सब डिटेलिंग बात की है और वो काम कमेटी का है। अब चूंकि सब जुडिस मामला भी है कमेटी के अंडर में, तो उस पर हमारा कोई व्यू नहीं है, लेकिन एक फौरी तौर पे राहत दिखती है। मुझे लगता है कि जो मार्केट में इतनी बड़ी रैली बनी है, जो सेंटिमेंट चेंज हुआ, उसमें एक बड़ा हाथ इनका था। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये यूएस में जो रैली हुई थी उसका एक असर है ये। सेकंड, ये शॉर्ट कवरिंग का रैली है ज्यादातर, क्योंकि ये जो अदानी वाला इशू आपने पूछा कि रिजॉल्व हो गया, समझिए कि कंपनी स्पेसिफिक बात छोड़िए, राइट। अगर अदानी के पीछे दो चीज है, एक है लेंडिंग एक्सपोजर टू अदानी ग्रुप, क्योंकि जो उनकी जो एफपीओ थी उसके कारण वो अपने कुछ हाई कॉस्ट लोन्स को रीपे करने वाले थे, कुछ शायद लेंडर्स ने उसके बेसिस पे लेंड किया था, नंबर वन। सेकंड, उनकी फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स को फाइनेंस करने के लिए ये फंडिंग रेज कर रहे थे। अब वो फंडिंग नहीं हुआ, आधा फंडिंग आया है। अब डेट मार्केट में मेरे ख्याल में अभी भी इंटरनेशनल डेट में नंबर्स देख रहा था, अभी भी उनकी रैली नहीं हो रही है डेट में, यानी द कंसर्न के क्या वो फ्यूचर डेट रीपेमेंट्स दे पाएंगे, ये वाला एक माहौल अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि आधा पैसा ही आया। सेकंड, जो उनकी एक्सपेंशन प्लान्स अगर वो स्लो डाउन कर रहे हैं, तो ओवरऑल इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी में ये ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ था। तो अगर वो एक्सपेंशन प्लान्स को स्लो डाउन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस हादसा, तो क्या ओवरऑल एक स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और इसमें आ सकता है, क्योंकि जो प्लान्स उनका फैक्टर हुआ था वो अभी किसी और को उठा के लेके आगे लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होगी। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि इसका इम्पैक्ट, आज जो भी अनाउंसमेंट आया एक रिलीफ है, मगर फिर भी ओवरऑल इसका इम्पैक्ट मैं कहूंगा इसका इज इट रिजॉल्व, नॉट येट। तो अभी भी मैं कहूंगा कि एक ओवरऑल वेट एंड वॉच सिनेरियो है ओवरऑल ऑन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। तो इसलिए जो बैंक्स ने एक्सपोजर लिया है, वहां पे जो डरावट आई थी, शायद उसमें थोड़ा कमी हो सकता है, मगर पूरा क्लैरिटी नहीं हुआ है अभी तक। तो ये रैली मैं समझता हूं कि मार्केट अभी भी, देखिए 3 महीने का मार्केट अभी भी क्या 6% डाउन है, राइट। तो उस हिसाब से मार्केट जो करेक्शन हुआ है उसमें थोड़ा सा बाउंस हुआ है, बस वही हुआ है। ओके, फेयर एनफ। सुदीप सर, आपका क्या व्यू है इस दोनों खबरों पे? और ये देखिए, मतलब अडानी के शेयर्स में क्या ज़बरदस्त रैली बनी है। हो सकता है उनके इन्वेस्टर को कुछ रिलीफ मिली हो, 50% तक की रैली पिछले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में बनी है। तो इन दोनों खबरों को आप कैसे देखते हैं? नीरज जी, मेरा व्यू ये दोनों खबर पे स्पेसिफिक रखता हूं। पहला, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी फॉर्म किया है इस बारे में जांच करने के लिए, ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है मार्केट के लिए और अदानी ग्रुप के लिए भी, क्योंकि कोई भी कंट्रोवर्सी सामने आता है उसमें एक कंक्लूजन होना बहुत जरूरी है, मार्केट के लिए भी और जो ग्रुप के लिए भी। तो यहाँ पे एक टाइमलाइन के साथ एक दिग्गज एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाया गया है। ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि उम्मीद ये रहेगी कि जो भी सच है सामने आएगा दो महीने के अंदर, और उस पर कार्रवाई जैसी भी जरूरत हो तो की जाएगी। तो मार्केट इसमें कल हमने देखा था एक अच्छा खासा मूड बना था मार्केट का, और जब इन्होंने इतना बड़ा फंड रेज का ऐलान किया अपने शेयर बेचने के जरिए, तो वो भी डेफिनेटली मार्केट में एक पॉजिटिव रूप पे लिया गया है। जो बात आप जिक्र कर रहे थे कि लेने वाला कोई नहीं है इस शेयर का, कोई बॉटम कहाँ आएगा, ये एक शंका था, पर्टिकुलरली कुछ अदानी स्टॉक्स में, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन, ये सब कंपनी में कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट चल रहा था। तो वहां पे एक क्वेश्चन था कि कहाँ रुकेगा ये। बाकी पोर्ट वगैरह तो रुक गया था, वहां से टर्न अराउंड हो रहा था, अदानी एंटरप्राइज में भी रिकवरी देखने को मिल रहा था, पर कुछ कंपनीज में वो बॉटम नहीं दिख रहा था। तो ये जो स्टेप लिया गया है, इसके जरिए बाजार को ये लगा कि चलो लेने वाला भी तो कोई है, एक ऑपोजिट व्यू का भी कोई फंड है जो कि लेना चाहता है प्राइस करेक्शन का अपॉर्चुनिटी देख के। तो मार्केट के लिहाज से कल का डेवलपमेंट और आज का डेवलपमेंट दोनों अदानी ग्रुप के लिए पॉजिटिव है। और सुनील जी ने जो बात बोला वो जरूर है,
मार्केट ओवरशॉट था तो कवरिंग आना था, यूएस का असर है। पर डोमेस्टिक मैं मानूंगा अदानी वाला ये जो दो इश्यूज जो डिसीजंस हुए हैं, जो एक्टिविटी हुआ लास्ट 2 दिन में, वो भी एक पॉजिटिव मार्केट को पॉजिटिव मूड लाने में सहायता किया है। बिल्कुल। और जो कमेटी बनी उसके बारे में बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उस कमेटी को हेड करेंगे। स्क्रीन पर भी आपने देखा कि कौन कौन लोग उसमें शामिल है, तो उसमें बहुत जाने माने लोग शामिल है। देश के बहुत ही बड़े बैंकर केवी कामत जी हैं इसमें, नंदन नीलेकणी जिनको फादर ऑफ आधार कहा जाता है, एक और रिटायर्ड जस्टिस हैं जेपी देवधर, उसके साथ सोमशेखर सुंदरेशन जाने माने वकील, और ओपी भट्ट जी जो एसबीआई के चेयरमैन रह सकते हैं। तो एक बहुत ही एमिनेंट पैनल बना है और इस पूरे मामले को देखने के लिए। पंकज जी, आपका कमेंट, कैसे ये दोनों खबरें, कैसे बाजार इनको ले रहा है? नीरज भाई, सबसे पहले होली की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके दर्शक हम सबको। जहाँ तक ये अडानी सागा है, मेरा ये मानना है कि अगर हम प्राइस वाइज करें, वी बीइंग एक्टिव ब्रोकर्स इन द इंडस्ट्री, अगर हम प्राइस वाइज स्टॉक्स की बात करें तो जो आज से 4-5 हफ्ते पहले जो स्टॉक प्राइजेस के बॉटम बने, मेरे को लगता है फॉर टाइम बीइंग डेफिनेटली एक बॉटम लेवल्स मार्केट ने अडानी ग्रुप के देख लिए हैं। और इसमें हम जैसे लोगों का शुरू से ये नज़रिया था कि इस अडानी ग्रुप को भी जो इनके स्टॉक्स हैंगे, 6-7 स्टॉक्स हैं, कि इनको 2 भाग में हम बांट सकते हैं। ऐसे समथिंग लाइक अडानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट, दे वर मच ईजियर एंड ट्रांसपेरेंट टू फंडामेंटली एनालाइज कि इन स्टॉक्स की क्या एक रीजनेबल वैल्यूएशन हो सकती है, कहाँ पर वो नीचे के साइड में लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो गई है, बहुत सीरियस वैल्यू बाय बन गए हैं, और कहाँ पर ये एक्सटेंडेड लेवल्स पे वैल्यूएशन पे पहुँच गए हैं। For some companies like Adani Transmission or Adani Total, it was difficult, or even Adani Enterprises, I think it was little difficult for a reasonable analyst to analyze what actually the value is. तो हमारा जनरली रुझान जब इनमें क्रैश भी देखा गया था आफ्टर सर्टन लेवल्स, अंबुजा सीमेंट और अडानी पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा था। सो हैविंग सेड दैट, अगर जो हम अब रिसेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, बहुत ही नामे जाने लोगों की कमेटी बनाई है, एंड एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग जिस लोग उस कमेटी में हैं, सो दैट हैज सॉर्ट ऑफ गिवन सम काइंड ऑफ फाइनलिटी। मैं फाइनलिटी नहीं कहूँगा तो कम से कम एक सम काइंड ऑफ पॉजनेस, सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस बैक टू द मार्केट। और जिस तरह से एक बड़े फंड ने 15,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप में लगाया है, दैट हैज ऑल्सो गिवन कि एक शायद वैल्यूएशंस पे देर आर बायर्स, इफ नॉट इनसाइड द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री देर आर बायर्स। डोमेस्टिकली मेरे को लगता है कि जिस तरह के चैलेंजेस पिछले हफ्तों में चल रहे थे, चाहे वो डोमेस्टिक फंड्स हों, ट्रेजरी फंड्स हों, बैंक्स हों, शायद उनके लिए चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा थे टू ऐड ऑन टू दैट स्टॉक। सो मेरे को लगता है ऑल इन ऑल आई थिंक एक पॉज देखा गया है अडानी स्टॉक्स में। यहाँ से जिस तरह की रैली आज देखी गई है, क्या वो सस्टेन करेगी, मे बी डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें शॉर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। नाउ फंडामेंटल्स विल कम इनटू द पिक्चर, और अगले 2-3 महीने आई थिंक अगला बड़ा इवेंट होगा जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जांच की एक रिपोर्ट या इंटरिम रिपोर्ट आएगी। दैट कुड बी अ बिगर इवेंट, बट ऑल इन ऑल आई थिंक अब एक मार्केट को अडानी सागा को थोड़ी स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, अडानी स्टॉक्स को थोड़ी स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, और उससे जो एक जनरल मार्केट सेंटीमेंट जो हिट हो रहा था मिड कैप्स में, स्मॉलर कैप्स में, उस सेंटीमेंट को मेरे को लगता है कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए। बट वी शुड नॉट फॉरगेट, जो आज की रैली थी काफ़ी एक्सटेंडेड रैली थी, काफ़ी शॉर्ट कवरिंग थी। FIs एक्स ऑफ अगर हम अडानी जो बाइंग थी देखें तो दे आर स्टिल कंसिस्टेंट सेलर, सो मार्केट विल स्टिल गाइडेड इन अ पर्टिकुलर रेंज, बट डेफिनेटली इससे मार्केट को एक पॉजिटिविटी और सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी और सेंटीमेंट्स में पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल जो अभी पंकज जी ने लास्ट में कही ना, वही चारों हमारे मेहमान ये कह रहे हैं कि मार्केट को जो एक बहुत परेशानी हो रही थी, पता नहीं क्या चल रहा, वो एक रिस्टोर करने में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा सेंटीमेंट के तौर पे। यहाँ पे मैं एक बिल्कुल डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ कि हमारे किसी भी मेहमान की तरफ से ना तो उस ग्रुप में बाई की सलाह है ना सेल की सलाह है, ये सिर्फ एक एनालिसिस था, क्योंकि 2 खबरें बहुत बड़ी इस ग्रुप से रिलेटेड इस वीक में आई, तो हमने कहा इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। ये इसलिए ध्यान रखिएगा कि कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन अडानी ग्रुप के शेयर्स पे हमारी तरफ से नहीं है। अब लौटते हैं असली मुद्दे पर, ये आज की रैली क्यों हुई? सुनील जी, आज क्यों आप लोगों ने बहुत बाई क्यों किया भाई? आज क्या ऐसा बदल गया? सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है।
नहीं देखिए, मैं कहूंगा कि जैसे मैं कह रहा था कि मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन में रहा है, राइट? इवन आफ्टर टुडेज रैली 3 महीने में आप देखें तो निफ्टी अभी भी 6% डाउन है, नंबर वन। नंबर टू चीज ये है कि ये अडानी सागा को छोड़िए, जो भी कुछ भी ऐसा चीज नहीं हुआ है पिछले 3 महीने में जो कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को कम करा रही है। तो वही स्टॉक्स जो हम 3 महीने पहले इंडिया ग्रोथ स्टोरी बैठ के खरीद रहे थे, आज वही स्टॉक हमें 10-15% सस्ते में मिल रहे हैं। जैसे निफ्टी की मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स देखिए, प्राइवेट बैंक इंडेक्स देखिए, तो ये सब गुड क्वालिटी कंपनीज जो अल्टीमेटली इंडियन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी का फायदा उठा रहे हैं। अभी उसी में करेक्शन आया तो मौका बहुत बढ़िया था, क्योंकि कोई भी फंड मैनेजर सेंटिमेंट के ऊपर, आप मार्केट सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं, शायद रिटेल ट्रेडर्स के लिए सेंटिमेंट मैटर करता है, ना एफआईआईस के लिए, ना म्यूचुअल फंड के लिए, ना इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग के लिए ये सेंटिमेंट मैटर करती है। क्या खरीदते हैं हम खरीदते हैं अच्छे बिजनेस जो अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहे हैं। तो वही जो बिजनेस हमें 3-4 महीने थोड़ी और महंगी थी, आज सस्ते में मिल रहे हैं, तो बिल्कुल जो हाथ में पैसा है मैं डिप्लॉय करूंगा। तो वही बात है बस। सेकेंड चीज, ये जो अदानी थिंग का जो सेंटिमेंट की बात करें, क्या है कि हम एक करेक्शन में बाई करना चाह रहे हैं। अब कॉल ये था कि इसके बाद ज्यादा करेक्शन इस चीज के कारण नहीं होगा, समझ रहे हैं? क्योंकि क्या आज खरीदूं कल और भी मुझे सस्ता मिलेगा, परसों और सस्ता मिलेगा, ये बात चलती है फंड मैनेजर के मन में। तो आज के इस जो डेवलपमेंट के कारण शायद मार्केट में और गिरावट इस अदानी सागा को लेकर नहीं होगी। तो इससे बाकी स्टॉक्स में जो गिरावट आई है, शायद इसके कारण एक स्पिन ऑफ इफेक्ट नहीं होगा, तो अच्छी मौका है खरीदने के लिए। तो वही मैं कहूंगा कि खरीदारी आज इसलिए हुई क्योंकि मार्केट का एक बॉटम बिकॉज ऑफ द अदानी सागा के कारण, जो एक हादसा के कारण कुछ हुआ था, शायद वो कंटिन्यू नहीं होगा आने वाले दिन में। ये क्या रैली अभी, या अभी ये वन ऑफ था? सुनील जी, ये एक दिन की है या अब ये कंटिन्यू करेगी? बहुत जबरदस्त रैली है। इतना तेजी से कंटिन्यूअंस अभी इमीडिएटली नहीं होगा। अनसर्टेनिटीज बहुत है, फेड का अनसर्टेनिटी, यूएस का अनसर्टेनिटी है, हमारे यहाँ पर एल नीनो की बात चल रही है, अभी क्या मॉनसून सही होगा। तो बहुत से अभी मैं कहूंगा कि और 3 महीने के लिए ये कंसोलिडेशन मार्केट होगा। ये एक सुपर रैली का टाइम नहीं है। मेरे को वो अनसर्टेनिटीज जो इंटरनेशनल लेवल पे है और अभी डोमेस्टिक में भी जो आ रहे हैं, इन्फ्लेशन के कंसर्न्स आ रहे हैं, इस सबको एक क्लैरिटी आने की जरूरत है। तो अब मैं कोई स्ट्रॉन्ग रैली की इमीडिएटली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, एक कंसोलिडेशन अराउंड द करंट लेवल्स ही देख रहा हूँ। अब जी क्या बदला है? देखिए, यूएस में कोई डेटा पॉइंट चेंज नहीं, रादर और डिटेरिएट हुआ, बिल्कुल हुआ है। होम लोन 30 साल वाला 7% के ऊपर, बिल्कुल। बॉन्ड यील्ड कोई भी 4 से नीचे नहीं है ना, 5 तक जाने की तैयारी हो रही है। महंगाई, पीसी देखिए, सब बढ़ के आ रहे हैं। तो क्यों इतने लोग खुश हुए? अमेरिका में कल किसी एक सज्जन ने ये कह दिया, अटलांटा के फेड प्रेसिडेंट ने कह दिया कि हमको लगता है 25 बेसिस पॉइंट होना चाहिए, केवल इस बात में रैली। ये कौन सा लॉजिक है? क्या बदल गया इतनी खरीदारी की? आप बदला तो ऐसा कुछ नहीं, पर मेरे को लगता है नीरज जी कि एक लोग बोर हो गए हैं, मतलब बेच के खराब सेंटिमेंट। हाँ, खराब सेंटिमेंट से एक लेवल आता है जहाँ पे लोग टायर्ड हो जाते हैं कि भाई कितना फेड की बात करें, कितना मैक्रो की बात करें। फिर लोग कहते हैं कि जो रिटर्न बनेगा वो तो स्टॉक स्पेसिफिक जो पोर्टफोलियो में है उससे बनेगा। और फिर लोग देखते हैं कि कहाँ पे ओवरसोल्ड सिचुएशन है, जैसे सुनील जी ने कहा, डेफिनेटली ओवरसोल्ड सिचुएशन थी। तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन में कुछ बदला है, पर एक आज की जो रैली थी वो बहुत क्लियरली दिखाती है कि मार्केट ओवरसोल्ड था। टेक्निकल लेवल पे, फंडामेंटल लेवल्स पे शॉर्ट कवरिंग हुई, उसके साथ में बाइंग भी हुई, लॉन्ग बाइंग भी हुई। लोगों ने कहा कि अच्छा 2-3 साल का व्यू लें, तो अब क्या है, ऐसे सेक्टर्स, ऐसे स्टॉक्स, जैसे सुनील जी ने फिर कहा 10-15% डाउन है पिछले 3 महीने से। तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी अब लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब 2 साल का जो इंटरेस्ट रेट है G-Secs का यूएस में, वो ऑलरेडी 5% की तरफ चला गया है, जो 4% था। फिर भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे S&P गिर गया बहुत ज़्यादा, या 3200 या 35, अभी भी वो 4000 के आसपास टिका हुआ है। तो लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको, और जब तक वो एब्जॉर्ब होता रहेगा, मार्केट में कंजम्पशन डिटीरिएट नहीं होगी ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि जो पैसा काफ़ी साइडलाइन पे बैठा हुआ है, जो चाहता है कि हम मार्केट में आए, वो ऐसे मौके देख के आएगा। और आज की रैली इसलिए भी अच्छी थी क्योंकि काफ़ी ब्रॉड बेस्ड थी।
एक सेक्टर स्पेसिफिक नहीं थी। तो आज मैं देख रहा था काफ़ी अक्रॉस स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, अक्रॉस सेक्टर्स, बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी, फार्मा, कंज्यूमर, काफ़ी जगह स्टॉक्स में बाइंग आई। तो इसका ये भी मतलब है कि HNIs का पैसा भी आया आज, म्यूचुअल फंड्स का भी आया, शायद FPIs का भी आया। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा एक और लेवल हायर जाएगा मार्केट, फिर वहाँ पे शायद कंसोलिडेट करेगा। कभी भी सर्टेनिटी तो नहीं मिलेगी इस मार्केट को, ये कहने कि अगले 6 महीने में कोई तकलीफ नहीं है आप ले लो। वो तो कभी ना कोई एल नीनो रहेगा, नहीं तो कुछ और रहेगा, नहीं तो कोई ब्रेक्सिट रहेगा, नहीं तो वो कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो तो लड़के ही जाना है उस सब चीज़ों से। तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढना, मेरे को लगता है कि अब पार्टिसिपेंट्स हैं जो मार्केट में, जो फंड्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो इस मूड में है कि आप थोड़ा डिप्लॉय करें, ज़्यादा बोर ना हो। ये जो डिप्लॉय हुई ये हॉट मनी है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता ये हॉट मनी है। ये मनी वो था जो टैक्टिकली कैश में, जो एक तो है लॉन्ग टर्म आपका कोर एलोकेशन, और एक है थोड़ा फैमिली ऑफिस और जो HNIs का एक टैक्टिकल एलोकेशन होता है पोर्टफोलियो का 5-10% का, जो वो देखते हैं कि मार्केट एक लेवल पे आया तो हम आ जाएं, और फिर थोड़ी देर रह के फिर मतलब 10-15% बना के रिटर्न फिर शायद वापस रीएलोकेट करें उसको। तो वो जो पैसा है वो अभी भी, और अब फंड्स पे देख लीजिए, मैं देख रहा था डेटा, म्यूचुअल फंड का एवरेज कैश होल्डिंग 6% पे है, ग्लोबली ऑल्सो फंड्स का होल्डिंग 6% पे है। यहाँ पे हम देख रहे हैं HNIs का, रिटेल के नंबर HNI इन्वेस्टर्स का एलोकेशन कैश में काफ़ी है इस समय। तो वो पैसा भी आया है, तो ऐसा नहीं है कि ये पैसा आ जाए और अगले 300 पॉइंट की रैली में वापस चला जाएगा, क्योंकि लोग समय रुकेगा और मुझे लगता है एक लेवल और थोड़ा हायर बनाएगा और फिर कंसोलिडेट करेगा। ओके सुदीप सर, ये एक्सेल जनरेटेड ग्रोथ है क्या मार्केट में कि हमने डेटा क्रंचिंग की और मुझे लगा कि ये तो बहुत जो है ओवरसोल्ड था, और बहुत सारे चार्ट ये सजेस्ट कर रहे थे कि अब ले लो वरना मौका चूक जाएंगे हम। तो ये उस टाइप की आज बाइंग हुई है, तो हिंदी में कहें कि मौका एक धोखा है। आज क्या था ये, आप लोगों ने कुछ पार्टिसिपेट किया क्या सुदीप सर? नीरज जी देखिए, मार्केट तो कल भी ओवरसोल्ड था, परसों भी ओवरसोल्ड था, तो ऐसा नहीं कि अचानक आज सुबह ओवरसोल्ड हो गया था। तो जो चेंज हुआ कल और आज में, वो सिर्फ एक ही फैक्टर था। यूएस में एक अच्छा खासा रैली जैसे देखने को मिला कुछ दिनों के बाद, और जैसे आपने जिक्र किया, यूएस फेड के एक मेंबर ने ऐसा कमेंट कर दिया कि 25 बेसिस पॉइंट शायद बढ़ेगा, क्योंकि इतना देर तक यूएस में जो कमेंट्री आ रहा था वो 50-75 बेसिस पॉइंट की बात हो रही थी। मार्च, मई और जुलाई 3 पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट बढ़ने की बात हो रही थी, और जैसे ये 25 बेसिस पॉइंट का बात आया, यूएस में एक रैली देखने को मिला। पर यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए कि यूएस में बॉन्ड मार्केट में, करेंसी में, वहां पे कुछ रैली नहीं देखने को मिला, सिर्फ इक्विटी में रैली देखने को मिला, और उसी का एक रिफ्लेक्शन इंडिया में देखने को मिला। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है कि मार्केट ओवरसोल्ड था, और जैसे ही छोटा मोटा रैली चालू हो गया, लॉट ऑफ शॉर्ट कवरिंग हैड टू हैपन, क्योंकि वो लेवल के वाइज इनका कवरिंग का लेवल होता है, तो लॉट ऑफ थिंग्स ऑटोमेटिकली गेट ट्रिगर्ड, तो वो हुआ। तो ये सब एक कारण था। दूसरा, मैंने जैसे बोला, अदानी वाला जो इशू कल और आज में, ये भी इंडियन मार्केट में, इंडियन HNI, इंडियन रिटेल के मन में साइकोलॉजिकली एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट किया। सो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ, यूएस में एक रैली और इंडिया में शॉर्ट पोजीशन ज्यादा रहना, और ये अदानी वाला जो दो न्यूज फ्लो, ये मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट किया। मैं और एक चीज बताना चाहूंगा नीरज, अगर आप पिछला 2-3 साल देख लेंगे, जब भी मार्केट में इतना बड़ा शॉर्ट पोजीशन का स्थिति आ गया, उसके बाद अगला 30 दिन, अगला 60 दिन अगर आप स्लाइस और डाइस करके देखें, अच्छा खासा रैली निफ्टी में देखने को मिला है। पर वो रैली कब से शुरू होगा, कब जाके खत्म होगा, ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो आपका दूसरा सवाल कि कल मंडे क्या होगा, ये बताना बहुत मुश्किल है। एक छोटा संकेत तो मिलेगा, यूएस मार्केट कैसे बंद होता है आज, उसके ऊपर मंडे का एक हद तक डिपेंड करेगा। अगर रैली यूएस में कंटिन्यू करता है तो शायद मंडे भी हम लोग कंटिन्यूएशन देखेंगे। पंकज जी, 4 दिन की चांदनी है या ये कंटिन्यू रहेगा? ये सवाल मैं इसलिए दोबारा से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ थोड़ा। लास्ट 10-15 दिन में देखिए एक ब्रॉडर रेंज बनाई मार्केट ने, है ना, और उसमें बैंक निफ्टी बहुत रेजिलिएंट था, वो तो हिलता ही नहीं था, वो मजबूती के साथ खड़ा था। निफ्टी बेचारा कई बार डाइवर्जन भी हुआ कि एक गिर गया एक चढ़ा रहा, ये भी कई बार देखने को मिला। तो
उसने अपने आप को होल्ड किया। और जो आप लोग कह रहे हैं ना कि ये अडानी वाला सागा, मैं मानता हूँ जो पूरा सेंटीमेंट था उसमें 30% सेंटीमेंट तो उसका था ही था। वो उसके निकलने से थोड़ी बड़ी राहत मिली कि चलो चाहे एक सरदर्द कम हुआ, तो अब इसमें हर मौके पे एक बाइंग करनी चाहिए। तो ये मेरा सवाल अभी भी इंटैक्ट है कि वो एक रेंज तोड़ने में कामयाब हुआ है मार्केट, या वो फिर से उसी रेंज में वापस आएगा और अगले 22 मार्च जब फेड की बैठक का परिणाम हमारे सामने आएगा रात में 11 बजे, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा? देखो नीरज जी, ऑन अ लाइटर नोट, सोमवार को मार्केट में क्या होगा, रैली एक्सटेंड होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, बट मंगलवार को जरूर बहुत स्टेबिलिटी रहेगी मार्केट में छुट्टी रहेगी। सर मैं 100% और मुझे लगता है बुधवार को भी तो कह रहे नहीं भाई, कमिंग बैक टू द स्पेसिफिक्स, देखो मेरे को नहीं लगता कि एक दिन की रैली को वी कैन एक्सट्रपोलेट दैट और उसको हम ये कह दें कि नाउ रोजी डेज बैक और ग्रीनर ग्रास इज अहेड ऑफ अस, उसको हम नहीं मान सकते, क्योंकि वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ इवेंट्स इन लास्ट सो मेनी वीक्स, सो मेनी मंथ्स, टाइम एंड अगेन। क्योंकि जो बेसिक मार्केट में इश्यूज हैंगे वर्ष 2023 में, मेरा ये मानना है कि वर्ष 2023 एक इक्विटी मार्केट के लिए इट्स अ ईयर ऑफ चैलेंजेस, और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज के दिन जो अच्छे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेट के पेपर्स हैं, 8 से 9.5% में अवेलेबल हैं टू द HNI इन्वेस्टर्स, और ये तो स्पेसिफिक डाटा पिछले दिनों थ्रो ही किया जा रहा है और हम ये खुद रियलाइज़ कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं सिंस बीइंग एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट बाय आवरसेल्व्स कि रिटेल निवेशक या रिटेल पार्टिसिपेशन में एक थोड़ा सा लल आ रहा है, एक थोड़ी सी लेथार्जी आ रही है, देयर हैव बीन विड्रॉल्स। सो ये सागा बना रहेगा, और ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो चाहे वो यूएस में हो चाहे वो हमारे इंडियन मार्केट्स में हो कि वो ख़त्म हो गया है। इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन कि वो कहाँ जाके पॉज आउट होगा, कहाँ जाके पीक आउट होगा। बीच बीच में कई ऐसे अंतराल आए जहाँ लगा कि शायद अब पीक आउट हो गया है एंड वी मे बी नियरिंग टू अ फेज कि जहाँ पर चाहे वो यूएस फेड हो या इंडियन आरबीआई हो कि रेट कट्स की बात कर सकता है, बट बार बार हम डिसअपॉइंट हो रहे हैं उस बात पे। सो आई थिंक दैट सिनेरियो इज स्टिल ऑन, अभी भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह है उस चीज़ में, तो मैं उस चीज़ को जंप नहीं करूंगा कि कहाँ पर जाके ये रेट स्टेबलाइज होंगे। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरे को लगता है अगेन इट्स अ रेंज बाउंड मार्केट, मार्केट के टेक्निकल्स पे शायद आज मार्केट बिहेव कर रही थी, बहुत ओवरसोल्ड हो गई थी मार्केट, और एक जो हम अपने केमिस्ट्री में शब्द होता है कि कैटलिस्ट, मार्केट वाज लुकिंग फॉर अ कैटलिस्ट और अ इवेंट कि एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, और वो इवेंट 15,000 करोड़ रुपए जो अडानी ग्रुप में आया उस इवेंट ने दिया। वेदर इट विल एक्सटेंड फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, इट कुड वेरी वेल एक्सटेंड, बट मेरे को नहीं लगता कि द वर्स्ट इज ओवर इन द मार्केट। मेरे को लगता है कि मार्केट रेंज में चली रहेगी, इट हैज़ बिकम अ ट्रेडिंग मार्केट। और ये नहीं भूलना चाहिए आने वाले वक्त में अगर हम 4-5 महीने आगे चले जाएं वर्ष 2023 में, मार्केट या रादर कंट्री विल गेट इनटू इलेक्शन मोड, काफ़ी मेजर स्टेट इलेक्शंस और उसके बाद बहुत ही मेजर लोकसभा इलेक्शंस है। ठीक है, मैं थोड़ी आगे की बात कर रहा हूँ उसमें। सो मेरा ये मानना है कि इट कुड बी अ ट्रेडिंग मार्केट, यू विल हैव टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक, यू विल हैव टू बी वेरी सेक्टर स्पेसिफिक, और कहाँ कहाँ पर सेक्टर चर्निंग हो रही है, कहाँ कहाँ सेक्टर रोटेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ के न्यूज़ फ्लो हो रहा है, तो काफ़ी आपको अपने आप के जो आईज और ईयर्स खोल के रखने पड़ेंगे, बट वन साइडेड मार्केट नहीं माननी चाहिए। एंड डेफिनेटली जो हमने अभी रीसेंट बॉटम देखा 17,200-300 का, ये कहना कि वो बॉटम अब आने वाले वक्त में टच नहीं हो सकता, आई थिंक दैट बी फार फ्रॉम ट्रूथ। मुझे याद आ रहा है कि एक ज़माने में सुनील सर मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, SBI आप याद करिए आज से 2-3 साल पहले वर्स्ट इज बिहाइंड अस हर क्वार्टर में बोलते थे वो, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो, क्या गजब का स्टेटमेंट था। और देखिए फाइनली वो वर्स्ट चला ही गया ना पीछे, हो गया, फाइनली हो गया। सुनील सर आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था कि ये आज का जो रैली हुआ है इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग ड्रिवन रैली, ये एल्गोरिथमिक रैली है, कंप्यूटर ड्रिवन रैली है। ये एक ह्यूमन बीइंग का एक्शन नहीं है, ये कंप्यूटर्स पे वो बुक प्रॉफिट स्टॉप लॉस की जो लेवल ट्रिगर होती है एल्गोरिथम के थ्रू, उसी के कारण हुआ है। सो प्लीज इसको आप एक ह्यूमन बीइंग और उसके क्या मंडे ट्यूसडे अगले क्या हुआ, यू कैन नॉट से। एक्सेल वाली रैली है। हाँ, देखो मैंने आपसे कहा था ना ये डेटा ड्रिवन रैली है एक्सेल सीट में ऐसा हो गया। अच्छा एक सवाल और इस ये वाले विषय पर, ये जो फेड वाले हैं अमेरिका वाले हैं, इन्होंने बहुत परेशान कर रखा है सर। देखिए मैं सुबह सुबह बहुत परेशान हो जाता हूँ एक्चुअली। एक दिन दो आगे कहते हैं कि आधे % से कम ब्याज दर नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल से निकल गया। JP मॉर्गन के CEO जेमी डायमंड तो ये तक कहते हैं कि
सॉरी टू से बट फेड के कंट्रोल में कुछ रहा नहीं, इतने हार्श कमेंट देते हैं। अगले दिन दूसरे का फेड प्रेसिडेंट आते हो कहते हैं नहीं नहीं अभी 25 और समर में हो सकता है रुक जाए हम। आपका क्या अंदाजा लगता है कि ये 25-25 की 3 हाइक होंगी, चलता रहेगा, ये कब रुकेगा, कुछ अंदाजा है आपका? नहीं, मुझे लगता है सेंट्रल दोस्त आपके अमेरिका वाले क्या बताते हैं? उनको खुद कुछ नहीं पता सच में, क्या आपको मत कर वो भी रोज कंफ्यूज रहते हैं। पर वो इधर देखते रहते हैं यार ये वाला क्या करेंगे। नहीं, पर नीरज जी इसमें ये एक्चुअली बड़ा डिफिकल्ट इशू है, क्योंकि एक तरफ से क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो है वो ये कभी नहीं कहेंगे कि हम रेट कम करने वाले हैं या गिराने वाले हैं, क्योंकि उनको ये तो खुला लाइसेंस मिल जाएगा लोगों को कि आप रिस्क एसेट्स हैं और लीजिए। जो आके वो ये बताते हैं 25-50 वो जो मार्केट को एकदम हिला देते हैं रोज, उनको तो ये नहीं लगता इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में क्यों बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये लोग जो कहते हैं कि 25 वो बॉटम नहीं बनने देते, और जो कहते हैं 50 वाले हैं वो हाई को, तो वो एक रेंज में चलता रहता है मार्केट। तो मुझे लगता है कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा बहुत आता है, हर दिन आप देखिए, आप एक ही न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, उसमें एक जॉब डेटा अच्छा आया, फिर अगले हफ्ते नहीं आया, फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ गया, अगले हफ्ते गिर गया। तो इतना कॉन्ट्रडिक्शन है कि फेड के पास भी फ्रैंकली कंक्लूसिवली कहना कि ये इन्फ्लेशन की जो वॉर है हमने जीत ली है, कहना बहुत मुश्किल है, किसी के लिए भी कहना बहुत मुश्किल है। तो सब आगे देख के सोच रहे हैं कि अब कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होगा, जो हमने प्राइसेस इतने बढ़ाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, उससे डिमांड कम हुई क्या, मतलब इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हुआ क्या, लोग कम घर ले रहे हैं, घरों के प्राइस गिर रहे हैं, गाड़ियाँ कम बिक रही हैं, कमोडिटी प्राइसेस कम हो गए हैं। तो ट्रेड वेलोसिटी इस समय वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा है पोस्ट कोविड की, वो नहीं हो पा रहा है। मतलब अभी भी डिमांड है, कंज्यूमर डिमांड हर जगह, स्पेशली एशियन मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट में अच्छी डिमांड है। तो उसकी वजह से मुझे फ्रैंकली लगता है कि ये फेड की जो लड़ाई लड़ रहा है वो एक्चुअली एक लड़ाई भी है। मुझे लगता है कि ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो गोलियां चला रहे, पर उससे जो रियल वर्ल्ड है उसको कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लोग, मुझे लगता है एक पॉइंट के बाद बहुत बोर हो जाएंगे इस बात से कि कितना फेड को हम रोज देखें और कितना इसको एनालाइज करें और क्या करें, और फिर दूसरे डेटा पॉइंट्स को देखेंगे। और मुझे ये भी नहीं लगता कि फेड इस तरह से रेट बढ़ाएगा कि वो किसी भी इकोनॉमी को एकदम डिप्रेशन में डाल दिया, रिसेशन में डाल दे, उसका वो भी मैंडेट नहीं है। क्योंकि यूएस में भी इलेक्शन होने वाले हैं, ये नहीं कि इंडिया में भी इलेक्शन होने, और वहाँ पे तो बाकी काफ़ी ज़्यादा डिवाइसिव पॉलिटिकल सिचुएशन है अभी। तो उसकी वजह से जो फेड के भी एक हाथ बंधे भी हुए हैं, तो वो बोल कुछ रहे हैं पर कर कुछ ज़्यादा नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है वहाँ पे एक स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन चलेगा, पर उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है कि फेड का ये जो डिस्कशन है यही काफ़ी रिडंडेंट हो जाएगा 3 महीने में कि वो क्या करने वाले हैं। लोग सुनना बंद कर देंगे। सुदीप सर, आप रोज सुबह उठ के देखते हैं फेड वालों की क्या कमेंट्री आई? नीरज जी, उपाय नहीं है, देखना पड़ता है। हाँ। और देखिए, मैं तो ये मानता हूँ फेड विल बी वेरी रेलेवेंट। और जो आप लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, किसी को कुछ मालूम नहीं है आज के दिन में। वो भी डेटा पे डिपेंड करते हैं, जैसे डेटा आता है वैसे उनको रिएक्ट करना पड़ता है। अब बात यह है कि यूएस में इतना रेट बढ़ाने के बावजूद जो आंकड़े आ रहे हैं, इकोनॉमी, रियल इकोनॉमी के जो आंकड़े आ रहे हैं वो तगड़ा है। तो उम्मीद ये किया जा रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे, बट नहीं हो रहा है। और एक बड़ी बात है कि पहले जब इन्फ्लेशन का मुद्दा चालू हुआ था तब सब लोग कह रहे थे कि सप्लाई साइड ड्रिवन इन्फ्लेशन है, डिमांड ड्रिवन नहीं है। पर अभी तो वो सप्लाई वाला इशू है ही नहीं। अब तो जो भी इन्फ्लेशन यूएस में देखने को मिल रहा है वो सप्लाई डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन है। और ये डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन कम करने के लिए फेड के पास ब्याज दर बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो उनको तो जब तक इन्फ्लेशन कब्जे में नहीं आएगा, इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्टरी चेंज नहीं होगा, और ट्रेजेक्टरी चेंज डिसाइसिवली, जब तक डिसाइसिवली चेंज नहीं होगा, उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। अब बात रही इक्विटी मार्केट की, अगर यूएस इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूअसली बढ़ता रहे तो ऑब्वियसली जो मूड एफआईआईज और निवेशक का मूड रिस्क अवर्स होगा। अगर आपको रिस्क फ्री रिटर्न अच्छा मिल रहा है यूएस जैसा मार्केट में, आप क्यों इमर्जिंग मार्केट में रिस्क लोगे सिमिलर और थोड़ा मार्जिनली बेटर रिटर्न के लिए? तो ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट, इमर्जिंग मार्केट, इंडिया जैसा इमर्जिंग मार्केट इक्विटी पे दबाव आएगा। हम लोग कुछ भी कहे, अगर एफआईआईज का निवेश नहीं आए या नेगेटिव हो जाए कुछ देर तक, तो दबाव तो जरूर रहेगा। बिल्कुल सही है। कितना बढ़ेगा? हम लोगों का जो उम्मीद है, जो ज्यादातर एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि 50 से 75 बेसिस पॉइंट मार्च, मई और जुलाई 3 पॉलिसी के अंदर बढ़ेगा। अब वहां पे रुकेगा प्रोवाइडेड इन्फ्लेशन स्टार्ट्स कमिंग डाउन।
बिल्कुल सही कहा सर आपने। दर्शकों को जानकारी लिए बताऊं कि जो स्वैप्स मार्केट है, ओटीसी और द काउंटर पे जो डेट इंस्ट्रूमेंट ट्रेड हो रहे हैं, उसमें 6% तक की ट्रेडिंग हो रही है। और ये दिखाता है कि देखिए बॉन्ड मार्केट बहुत बड़ा और बहुत मैच्योर है दुनिया का, इक्विटी से मल्टीपल टाइम्स बड़ा है वो, और उनका जो मूव होता है ना वो एक लीनियर होता है और बहुत सेंसिबल मूव होता है, इसलिए उसको लोग फॉलो करते हैं। अब लगातार वो ब्याज दरें अगर बढ़ती रहेंगी वहाँ पे, और इंडिया से बीच में कम से कम 2% का डिफरेंस होता ही है, हमारा ज़्यादा होगा 2%, तो ये जो भी हमारे मेहमान समझा रहे हैं आपको कि ये अगर बढ़ता रहेगा या मान लीजिए 6% पे पाइवट हो जाए कि नहीं 6% के आगे नहीं बढ़ेगा, फेड नहीं बढ़ाएगा, कमेंट्री भी कर दें, और ये कंटिन्यू कर गया 6 महीने तक, तो भी बहुत बड़ी समस्या होगी। तो इसलिए हम लोग इस बात को बार बार ट्रैक कर रहे हैं, देखते हैं रोज सुबह उठ के। और 22 मार्च ध्यान रखिएगा, उस दिन रात 11 बजे फैसला होना है कि कितना बढ़ेगा, क्योंकि उसका असर हमको अगले दिन पता चलेगा। तो ये थी अब तक की बाजार, अडानी ग्रुप, इन तमाम चीज़ों की चर्चा। यहाँ पे एक छोटा सा मैं ब्रेक लूँगा। ब्रेक से लौट के आके 2 विषय हमारे सामने हो रहे हैं। एक रियल एस्टेट से रिलेटेड जो बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, क्या इसमें एक स्लो डाउन हो रहा है या अभी भी उतना ही दम से आगे चलता रहेगा, क्योंकि बढ़ती ब्याज दरें एक दिक्कत है। और दूसरा कि हमारे सारे मेहमान इस समय किस सेक्टर पर नज़र बनाए हुए हैं। जैसे अभी किसी ने कहा ना कि मौका मिला तो एकदम लपक लिए, चलती ट्रेन में अगर ट्रेन हल्की स्लो ही उतर गए, कुल्हड़ चाय लिया, फिर आ गए ट्रेन में, फिर चले गए। तो ये जो तरीका है, इसमें कुछ नज़र है कहीं पे किसी की नहीं? ब्रेक के बाद इससे बातचीत होगी। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं मार्केट में क्या क्या हुआ और आगे आपको कहाँ पे नज़र रखनी है। तो हमने इससे पहले मार्केट की चर्चा की, अडानी की ग्रुप के बारे में बातचीत की, फेड के बारे में बातचीत की। अब हम 2 विषय बातचीत करना चाहते हैं। एक है रियल एस्टेट सेक्टर और दूसरा हमारे मेहमानों की पसंद का सेक्टर जिस पर वो नज़र बनाए होंगे। तो पहले रियल एस्टेट लेते हैं। क्यों, इसमें 2-3 रिपोर्ट्स आई अलग अलग। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि अभी भी एक बुल रन चल रहा है रियल एस्टेट में, खासतौर पे मुंबई के मार्केट में या देश के अलग अलग। साउथ का मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, बेंगलोर, हैदराबाद वगैरह का। इसमें यह दिखाया गया कि जो खासतौर पे मुंबई का जो रजिस्ट्रेशन डेटा आया उसमें काफ़ी बड़ा नंबर आया है, काफ़ी बढ़ के नंबर आया, वो 10-10 साल के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लेकिन जब उस नंबर का ब्रेकअप आप देखेंगे तो उसमें देखिएगा जो महंगे वाले मकान है 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ ऑनवर्ड्स, उनकी वजह से वो जो वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा आ रही है, लेकिन वॉल्यूम में उतना नहीं, क्योंकि छोटे घरों की बिक्री अब कम हो रही है। तो जो रन रेट था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ दिख रहा है। तो क्या इसको एक स्लो डाउन मानना चाहिए क्योंकि बढ़ती ब्याज दरें कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर रही है, या ये अभी भी ऐसे ही चलता रहे क्योंकि अभी इन्वेस्टर नहीं आया है, अभी वो रियल बायर है जिसको घर लेना रहना है, उन्हीं की डिमांड बनी हुई है। आप मुंबई में रहते हैं सर? जी बिल्कुल। क्या कमेंट है आपका इस पर? नहीं, आपकी ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा जो आपने शेयर किया ना, जो कि जो बड़े महंगे घर हैं उनकी ज़्यादा सेल की वजह से रुपए में अगर देखें तो रजिस्ट्रेशन फीस ज़्यादा दिख रही है, पर स्क्वायर फीट में देखें, अगर हम वॉल्यूम में देखें तो कि कितने स्क्वायर फीट बिके, तो मेरे को लगता है शायद ये कम होगा, बढ़ा नहीं होगा, कम ही होगा। और इसको मैं ऑल्सो रिलेट करूंगा, जैसे हम चैनल पार्टनर से या डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं तो जो एंसिलरी सेगमेंट्स हैं जो रियल एस्टेट के, उनमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं है बल्कि डी ग्रोथ है। आप देखिए टाइल्स देख लीजिए, जो B2B सेगमेंट में बिकती है, मैं रिटेल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कंपनीज या डिस्ट्रीब्यूटर्स डायरेक्टली रियल एस्टेट डेवलपर्स को बेचते हैं, तो उसमें टाइल्स देख लीजिए, पेंट देख लीजिए, वुड प्लाई देख लीजिए, सैनिटरी वो देख लीजिए, बाथरूम फिटिंग्स, फॉसेट वगैरह, कोई तेजी नहीं है, कोई डिमांड जो भी है रिटेल में है, क्योंकि लोग रेनोवेट कर रहे हैं तो उसकी वजह से अपना यूज कर रहे हैं। तो अगर B2B में रियल एस्टेट डेवलपर्स की बाइंग नहीं है ज़्यादा, तो वो कोरैबोरेट करता है इस डेटा को कि जो अदर देन लग्जरी जो रियल एस्टेट है मेट्रोज में, जो नीचे वाला है वहाँ पे बाइंग नहीं है। और इसका एक रीज़न ये भी है नीरज जी कि इस समय इंटरेस्ट रेट्स इतने बढ़े हुए हैं और रेंटल यील्ड्स नहीं बढ़ी हैं,
तो लोगों का जो आर्बिट्राज है वो कहते हैं कि अगर यही पैसा जो मैं खरीदने के बजाय बैंक में डाल दूं, एफडी में डाल दूं, तो मेरे को 5% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। और इसको मैं मतलब ट्विटर पे मैं देखता हूँ लोगों के यंगस्टर जो डिस्कशन होते रहते हैं, उनका यही रहता है कि मेरे दोस्त ने घर ले लिया रेंट पे, वो तो कितना समझदार है, वो तो 2% रेंट यील्ड दे रहा है और उसको बैंक को उसमें पैसे को उसने अपने को इन्वेस्ट कर दिया। तो एक जब तक ये 50 लाख से 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ वाला जो मार्केट है वो मुझे नहीं लगता कोई ग्रो कर रहा है ज्यादा। जो एक्चुअल यूजर है वो ले रहे हैं, इन्वेस्टर तो एकदम ही आउट है। वो तो मेरे को लगता है पिछले 5-6 साल से आउट है और आने भी नहीं वाले हैं, क्योंकि जब रिटर्न ही नहीं बना जिस मार्केट में तो वो क्यों आएंगे। तो रियल एस्टेट डेवलपर जो है बड़े वाले हैं, वो मुझे लग रहा है थोड़ा फिर भी अच्छा काम, उन्हीं पे डेटा ज्यादा रहता है लिस्टेड। पर जो नीचे वाले हैं, मिडिल या लोअर वाले, मुझे नहीं लगता कि उनका ज्यादा कोई सेल है। जो ये दिक्कत है, एक्चुअली मैंने आज हम नाइट फ्रैंक के गुलाम जिया साहब से बात कर रहे थे, जो उसके एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो भी यही बात कर रहे थे कि हाई एंड में तो अभी है थोड़ी बहुत डिमांड और रियल बायर आ रहा है, लेकिन लोअर लेवल पे नंबर, आप उसी रजिस्ट्रेशन के आगे में नंबर ऑफ फ्लैट्स गिनेंगे तो कम दिखेंगे आपको, क्योंकि वैल्यू में वहाँ ज़्यादा बनता हुआ दिख रहा है। और ये बात बिल्कुल सही, 1 करोड़ रुपए का अगर आप मकान खरीदिए मुंबई में, बहुत छोटा सा मिलेगा, है ना, हो सकता है 1 रूम किचन ही मिले, उसका किराया 20-25 हज़ार रुपये। बिल्कुल। लेकिन अगर आप बैंक में तो 3 लाख रुपए मिला आपको किराया, उसमें टैक्स भी भरेंगे आप 30%। और अगर आपने 1 करोड़ रुपए बैंक में एफडी कर दें, नेट ऑफ टैक्स आपको 5% मिलेगा, तो 5 लाख रुपए मिला। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं वैसे वो आर्बिट्राज बढ़ रहा है, तो आर्बिट्राज बढ़ रहा है। सुदीप सर, क्या हाल है आपका, क्या इस पे कहना है? रियल एस्टेट क्या थोड़ा धीमा पड़ रहा है क्या? जी नीरज जी, आप और अभय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इसमें और 1-2 मुद्दा बताना चाहूंगा जो कि एडिशनली एक आई वुड से रेड लाइट फ्लैशिंग जैसा है। जो आज के दिन में, जैसे आप लोगों ने बताया, जो हाई वैल्यू फ्लैट्स, हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज में कामकाज हो रहा है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो ये था कि जो प्रॉफिट कैपिटल मार्केट में या और किसी क्षेत्र में जो प्रॉफिट हो रहा था, वो प्रॉफिट रियल एस्टेट में डिप्लॉय होता था, वहां पे टैक्स एग्जेम्पशन था। अब ध्यान दीजिए, बजट पे 10 करोड़ के ऊपर प्रॉपर्टी परचेज में वो एग्जेम्पशन हटाया गया है। पहले क्या हुआ, आपने कहीं 100 करोड़ का प्रॉफिट किया किसी ट्रांजैक्शन में, किसी प्राइवेट इक्विटी डील में, और वो एक शानदार फ्लैट में या किसी जगह में डिप्लॉय होता था, पूरा टैक्स एग्जेम्पशन मिलता था। अब वो खत्म हो जाएगा अप्रैल से। तो एक ये भी दबाव आने वाले दिनों में आएगा। तो जो हाई वैल्यू प्रॉपर्टी है उसका क्या ट्रैक्शन रहेगा, अप्रैल से देखना पड़ेगा। मार्च तक तो वो रूल है, शायद जिनको डिप्लॉय करना है सब डिप्लॉय कर रहे हैं। तो रियल सिनेरियो प्रोबेबली अप्रैल के जब आंकड़े आना चालू होगा तभी पता चलेगा। दूसरा बात मैं बताना चाहूंगा कि जब ब्याज दरें कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, तो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास जो हाउस बायर्स, उनके लिए दिक्कत पैदा हो जाता है। और आज के दिन में जैसे इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो फॉर देम प्रॉपर्टी बिकम्स मोर एंड मोर बियॉन्ड रीच। तो ये दोनों फैक्टर सामने है। वैलिड है सर, वेट एंड वॉच आई वुड से फॉर रियल एस्टेट। हाँ, इसमें कई सारी स्टोरीज लिखी गई हैं, जो 10 करोड़ से ऊपर वाले में टैक्स आउट को बढ़ेगा, तो उसकी वजह से लोगों को दिक्कत आ रही। लेकिन साउथ वाला मार्केट जिधर सुनील सर रहते हैं, और जो दिल्ली वाला मार्केट है, उधर तो बहुत ही, आपका मार्केट सर साउथ का तो मुझे बहुत सही है, वो एकदम स्टडी ग्रोथ में चलता, ना कभी बहुत हॉट ना कभी कोल्ड। और दिल्ली में तो पता नहीं क्या आग लगी हुई है, गुड़गांव में तो मतलब क्या। पहले आप बताइए, साउथ वाला ठीक ठाक चल रहा है? नहीं, देखिए, मैं कहूंगा कि एक्चुअली इन लोग जो कह रहे थे कि हाई वैल्यू में प्रॉब्लम है, मेरे को अफोर्डेबल हाउसिंग में प्रॉब्लम दिख रहा है। जो भी हमारी डिस्कशंस होती है रियल एस्टेट डेवलपर से एज वो कह रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में उनको चैलेंजेस दिख रही है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और ये बहुत बढ़ गया है, तो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम ब्याज ऑलमोस्ट 2.5 to 3% बढ़ गए हैं, तो ईएमआई का प्रेशर भी आ रहा है। तो फ्रेश अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च करना नहीं चाह रहे, तो वो उसमें वो सप्लाई कंस्ट्रेंट है। तो ये आने वाले दिन में ग्रोथ के लिए इट्स नॉट गुड, बिकॉज अफोर्डेबल हाउसिंग को गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट है, आधार हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल, ये सब चीजों में मेरे को उधर दिक्कत दिख रही है। और वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हाई वैल्यू स्टफ आपने बात किया, वहां पे अनसोल्ड इन्वेंट्री का यूज अप हो रहा था, राइट, वो वही ड्राइव कर रहा था रियल एस्टेट मार्केट को। अब फ्रेश लॉन्चेस के लिए देखिए, एक तरफ सीमेंट, स्टील, सबके इनपुट कमोडिटीज भयंकर बढ़ गए हैं, प्राइसेस, रेट्स भी बढ़ गए हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा एक कूलिंग टाइम होगा रियल एस्टेट में टिल द रियलिटी सेट्स इन।
तो साउथ में मैं देख रहा हूँ कि साउथ में खास चीज क्या है कि लोग ज्यादातर हाउसेस अपार्टमेंट्स या प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं देखते हैं, मगर एक्चुअली घर जहाँ के जो रहने वाले हैं, जो रेंट से स्टेइंग इन द ओन हाउस, उस हिसाब से एक जेन्युइन बाइंग का डिमांड होता है, इसलिए वो स्टेडी रहा है और वहां पे मेरे ग्रोथ में कोई कमी नहीं दिख रही है। बिकॉज यूएस में जाते हैं बच्चे तो पेरेंट्स के लिए इधर घर खरीदना चाह रहे हैं, वो बेसिक कोर डिमांड साउथ में वो जारी है। मगर ये इन्वेस्टमेंट वाला जो सर किसी ने बताया कि वो बैंक के डिपॉजिट की रेट बढ़ गई, एट द सेम टाइम हाउसिंग लोन्स की रेट बढ़ गए, तो जो मार्जिन जो मिलता है बाय रेंटिंग वो कम हो गया है, तो उसका असर शायद बाकी मार्केट में ज्यादा दिख रहा है, वही हमारे पास डेवलपर्स कह रहे हैं। मगर ओवरऑल साउथ के मार्केट में अभी भी हमें ग्रोथ दिख रहा है क्योंकि जेन्युइन डिमांड अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है उधर। जी, लेकिन दिल्ली का मार्केट रुक नहीं रहा है। वहाँ के जो बिल्डर से बात करिए तो बहुत बुलिश है। पंकज जी, आपके इलाके में ये क्या हो रहा है? देखो नीरज जी, मैं थोड़े डिफरेंट क्लब को बिलोंग करता हूँ, जो हाँ, अभी बताइए। हमारे फेलो पार्टिसिपेंट्स ने अपनी राय दी। मेरा ये मानना है कि ओनिंग अ प्रॉपर्टी स्टिल अ वेरी बिग थिंग, एंड जिस तरह से एक जो हम देख रहे हैं कि एक क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स बोलिए या जो एक यंग प्रोफेशनल्स हैं जिनकी सैलरीज अच्छी है, या हाई एंड इन्वेस्टर्स हुए या हाई एंड लग्जरी फ्लैट्स अपार्टमेंट बंगलो जो ओन करना चाहते हैं, आई थिंक वो एक क्लास बढ़ती जा रही है। आई थिंक पोस्ट कोविड ये इफेक्ट देखा गया है जिसके अंदर अभी कोई खास रिलेंटस नहीं देखने को मिली है। और अगर हम देखें अभी दिल्ली में हाल ही में जो दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े बिल्डर हैं, उन्होंने बहुत ही एक लग्जूरियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और जिस तरह के सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स यूज आ रहे थे कि दैट 1100-1200 फ्लैट्स वर्थ अबाउट 7 to 8 crore रुपीज़ वर लैस्ड इन अ सिंगल डे। और ये हम अपने आसपास और भी देख रहे हैं। आई वोंट गो बाय जस्ट वन इंसिडेंट। और एक और हमारे अंदर एक जनरल एक साइकी हैगी कि एंड विच हैज़ बीन प्रूवन टाइम एंड अगेन, प्रूवन राइट, कि अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आई थिंक रियल एस्टेट कुड बी वन ऑफ द ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम इक्विटी, गुड रियल एस्टेट। सो वो मेरे को लगता है कि ऑप्शन अभी भी एक्सरसाइज हो रही है। किसी पर्टिकुलर पॉकेट में, रियल एस्टेट की पर्टिकुलर पॉकेट्स में मे बी अफोर्डेबल या लो इनकम में स्लो डाउन आ गया है, नहीं आ गया है, वो कहना मुश्किल है। बट ऑल इन ऑल आई स्टिल फील दैट जो अच्छे डेवलपर्स हैं, मोमेंटम इज स्टिल देयर। बट साथ में ये भी कहना चाहूँगा, शायद जो शेयर के प्राइस रिफ्लेक्शन है, शायद वो पूरी तरह उसको कैप्चर नहीं कर रहे या उसके बियॉन्ड कुछ देख रहे हैं। सो ऑल इन ऑल आई थिंक ये जो एक डिबेट है कि वेदर ओनिंग अ particular piece of property is better than taking a piece of property on rent for n number of years, I think this is a ever going debate. But I still believe कि अगर if being a little, if you can stretch a bit and still own a good property, I think that is always beneficial. So मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत कोई सीरियस स्लो डाउन रियल एस्टेट में, अच्छे रियल एस्टेट में देखने को नहीं मिला है, एंड अभी शायद वो डेंट देखने को नहीं मिला। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ से और बहुत ज्यादा ऊपर हो जाते हैं, आपके सपोर्ट में सर एक और लॉजिक है, वी कुड सी दैट। कुछ लोग कहते हैं कि यार अभी तो ब्याज दर मान लीजिए बढ़ के 9-10% भी हो गई हैं, तो ये 15-20 साल का लोग लेते हैं ना, तो वो एवरेज आउट होकर उतना ही कम हो जाता है। ये भी एक लॉजिक लोग देते हैं। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ईएमआई उतनी बढ़वा रखिए, लीजिए, पर अपनी जो टेनर है बड़ा 15 साल के लोन का 20 साल हो जाएगा, आपकी ईएमआई उतनी रहेगी। मतलब कुल मिला के आप 2-2.5 गुना चुकाएंगे, आप चाहे 50 साल चुका जाए। अच्छा, बहुत क्विकली हम जानना चाहते हैं, बहुत संक्षेप में बताइए, सही समय कम है, कहाँ नजर है आपकी आजकल? तो इसमें अभी देख रहे हैं नीरज जी, टेक्सटाइल अपैरल एक्सपोर्ट कंपनीज, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत टाइम से इतना पिटा हुआ है कि इन्वेस्टर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं किसी इन्वेस्टर से बात करूं तो वो इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत रही हैं इस सेक्टर को। इतना बड़ा सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट देता है, एक्सपोर्ट्स में नंबर 2 या नंबर 3 है, पर एक तो कॉस्ट प्राइस इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, दूसरा यूएस में रिसेशन का डर है कि इनकी डिमांड कम हो जाएगी, और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंडिया ने अभी तक एफटीए साइन नहीं किए हैं काफ़ी समय के बाद, तो इसकी वजह से इनको कस्टम ड्यूटी 10% देनी पड़ती है, जो कि बांग्लादेश, वियतनाम जैसे एक्सपोर्ट को नहीं देनी पड़ती है। तो इतने सारे हेडविंड्स के बावजूद मैं देखूं तो कंपनीज जो हैं, लीडिंग कंपनीज इस सेक्टर में, टेक्सटाइल अपैरल की मैं बात कर रहा हूं, उन कंपनीज ने फिर भी लॉस नहीं बनाया, फिर भी प्रॉफिटेबल है, बैलेंस शीट अपनी क्लीन करी है, बैलेंस शीट में डेट नहीं है ज़्यादा, कहीं तो पूरा नेट कैश फ्लो है, मार्जिन सस्टेन किए हैं। और तो मुझे लगता है ये सेक्टर इतना बीटन डाउन है और इतना इग्नोर्ड है कि इसमें थोड़ा भी
पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए, इनको थोड़ा सा भी पॉजिटिव हेडविंड मिला तो भाग जाएंगे। बहुत अच्छा रिटर्न देंगे इन्वेस्टर्स को। तो अपैरल एक सेगमेंट हुआ। सुदीप सर, संक्षेप में कहीं नजर है आपकी क्या? जी नजर है, हमारा कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पे नजर है। जैसे जानते हैं बहुत पिट गए थे इस एक जमाने में इस सेक्टर्स के कंपनीज, और जो दिग्गज कंपनीज है ज्यादातर अपना बैलेंस शीट क्लीन किया है, एफिशिएंसी आया है, ऑर्डर बुक तगड़ा है। और जैसे जानते हैं बजट में सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, पब्लिक एक्सपेंडिचर का, और ये इसका बहुत बड़ा फायदा कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को मिलेगा। तो यहाँ पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। और हम लोग का मानना ये है कि इंडियन इकोनॉमी में दबाव अगर आ भी जाए तो भी, क्योंकि इलेक्शन सामने आ रहा है, जनरल इलेक्शन, स्टेट खर्चा इलेक्शन, होता रहेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर रहेगा तगड़ा, और इसका फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनीज को मिलेगा। सुनील सर, वेरी क्विकली, व्हाट इज ऑन योर रडार? मेरे को दो चीजें, प्राइवेट बैंक्स जहां पे जैसे मैंने कहा 6% का करेक्शन हुआ है विच इज अनवारंटेड, उनके नंबर्स बेहतर आ रही है और आने वाले दिन में फाइनेंसिंग उनका बहुत जरूरी होगा। और नंबर 2 होगा मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कैपेसिटी एक्सपेंशन की स्पीड बढ़ते हुए दिख रही है मुझे, और उसके कारण लॉजिस्टिक्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी उस एक्सपेंशन को सपोर्ट करने वाले हैं थ्रू मटेरियल सप्लाई एंड एक्सिक्यूशन, सो एक्सिक्यूशन कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर प्राइवेट सेक्टर कैपेसिटी एक्सपेंशन स्पेसिफिकली मेरे लिए अभी भी मार्केट ने उनका जो ग्रोथ पोटेंशियल उसको डिस्काउंट नहीं किया है इन द ईपीएस। तो ये 2 सेक्टर होंगे मेरे लिए। पंकज जी, आपने भी कुछ ढूंढा सर? देखो नीरज जी, आई थिंक 2-3 सेक्टर हैं जो हम हर बिगर फॉल में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। वन इज मिड कैप आईटी, ठीक है। आईटी इन जनरल बहुत फेवर्ड सेक्टर नहीं है और काफ़ी मानना ना मानना है कि ये ग्रो करे नहीं करे, बट देयर आर सम परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन मिड कैप आईटी, दे हैव प्रूवन देयर वर्थ, तो उसमें हमारा रुझान रहता है। सिमिलरली ऑटो एंसिलरी, नॉट ऑटो एज जनरल बट ऑटो एंसिलरी में हमारा मानना है कि काफ़ी 4-5 दिग्गज ऐसी कंपनियां हैं जो काफ़ी सीरियस अच्छी बैठे हैं, जो कि इस उतार चढ़ाव में भी काफ़ी अच्छी तरह परफॉर्म करती रहेंगी। थर्ड इज इंफ्रा एंड प्रॉक्सी टू इंफ्रा में डायरेक्टली अगर हम देखें तो 1-2 बड़े नाम के अलावा बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनियां शायद अवेलेबल नहीं है जिनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छी है, बट प्रॉक्सी टू इंफ्रा चले जाएं, देयर आर सम मल्टीनेशनल कंपनीज विच आर प्रॉक्सी टू इंफ्रा, सम अदर गुड डोमेस्टिक कंपनीज विच आर प्रॉक्सी टू इंफ्रा। आई थिंक ये 3 एक ऐसे सेक्टर हैं जिन पे हमारा रुझान रहता है, जिसमें हम गाइड भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी है, और अगर कहीं भी फॉल मिलता है इस वर्ष में, उनमें शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट हम करते रहेंगे। परफेक्ट। तो ये 4-5 आइडियाज़ आपको मिले, जब भी मौका मिले आप इसमें पढ़ाई लिखाई करिए। अच्छा, कभी कभी हम आवाज़ अड्डा इस पर करते हैं, जब स्टॉक्स की बात करते हैं तो उसमें भी ये सब चीज़ें आती हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत टेम्पटेड हूँ एक दिन ये डिबेट करने के लिए कि किराए पर रहें या खरीद के रहें मकान। करें एक दिन, करते हैं एक दिन, क्योंकि ये इस समय चूँकि ब्याज दरें बहुत बढ़ी हुई हैं, बिल्कुल, तो लोगों को बहुत आर्बिट्राज और ये सब बड़े बड़े जार्गन जो आप लोग बताते रहते हैं ना, एक दिन इस पर करते हैं, किराए पर लें या खरीद के रहें। बिल्कुल। और किराए पे लें तो कहाँ लें, कैसे लें, और खरीदें तो किस एज में खरीदें, लोन लेके खरीदें कि डाउन पेमेंट में खरीदें, कैसे खरीदें, इस पर एक दिन चर्चा करेंगे आवाज़ अड्डा पे। लेकिन आज के लिए समय इतना ही है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के साथ जम के खेलिएगा। एक आध दिन थोड़ा पानी ज़्यादा खर्च हो जाएगा तो ऐसा कुछ तूफान नहीं आ जाएगा, है ना, तो खेल लीजिएगा होली मस्त। और 2 दिन इस बार तो मतलब देखिए 2 दिन आपको मौका मिलेगा, तो आप 7 को भी खेलिएगा, आप 8 को भी खेलिएगा, तो आनंद मनाइए सर। हम लोग भी मुंबई में होली मनाएंगे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, बहुत शुभकामनाएं होली की। एंजॉय करिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, और मौका मिले तो निवेश जरूर करिए अच्छे प्राइस पे। बहुत बहुत शुक्रिया।